नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। दोस्तों, हाजिर हैं आप लोगों के समक्ष मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग एक एक करके उन पांचों वंशों के बारे में देखते हैं कि वो पांचों वंश कौन सा था। तो दोस्तों, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच में शासन करने वाले जो पांच वंश थे, उसमें जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश एवं पांचवा था लोधी वंश। तो दोस्तों, आगे हम इन्हीं पांच वंशों के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो गुलाम वंश के बारे में, फिर आगे हम लोग एक एक करके सभी वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था, तथा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसके बारे में हमने डिटेल से मुस्लिम भारत पर मुस्लिम आक्रमण के पार्ट 2 वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, और जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस अपने देश जा रहा होता है तो भारत के जीते हुए प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को के देख रेख में छोड़ के चला जाता है, परंतु जाने के क्रम में रास्ते में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और जितने भी भूभाग कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा गया रहता है उस पर इसने नए राजवंश की शुरुआत करता है। इसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश को मामूलक वंश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही शासक बन गया था, इन्होंने एक नए वंश की शुरुआत कर ली थी, लेकिन ये कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना। ठीक है, ये अपने आप को मोहम्मद गौरी का गुलाम ही कहता था। इसका रीजन था कि मोहम्मद गौरी का दो और गुलाम था। ठीक है, एक का नाम था यालदौज और एक का नाम था कुवाचा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इस बात का डर था कि अगर कहीं मैं खुद को सुल्तान घोषित कर दूं तो ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ विद्रोह ना कर दे। अभी हम नए नए शासक बने ही हैं, अभी मेरे साम्राज्य का विस्तार भी नहीं, हम इतने ताकतवर भी नहीं है कि उससे मुकाबला कर सके। तो इसने एक सामंजस्य की नीति अपनाई और ये खुद को मोहम्मद गौरी का गुलाम ही कहता था, ना कि सुल्तान। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद जो है वो अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बनाई, परंतु इसका मुख्यालय जो था वो दिल्ली में ही था। ये सारा कार्यभार जो है कार्य वो दिल्ली से ही संचालित करता था, परंतु इन्होंने राजधानी जो है वो लाहौर को बनाया हुआ था। दोस्तों, अगर गुलाम वंश के प्रमुख शासक की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावे, तो वो था इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। इसके अलावे भी शासक हुए, परंतु वे इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। हालांकि इसकी चर्चा जो है वो हम आगे करेंगे कि और कौन कौन से शासक हुए थे, परंतु प्रमुख शासक यही पांच थे: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। इसमें भी नसीरुद्दीन महमूद का भी कोई खास योगदान नहीं था, मेन यही चार था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था, क्योंकि जब ये शासक बना तो इसने अपने शासक बनने के उपलक्ष्य में बहुत सारे अशरफियां जो है वो अपने अमीरों और दासों के बीच में बंटवाया था। इस वजह से इन्हें लाख बख्श कहा गया। ठीक है, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इससे ये काफी ज्यादा प्रभावित थे, तथा इन्होंने इनके याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य आरंभ किया था, परंतु ये कुतुब मीनार का कार्य जो है वो पूर्ण नहीं करवा पाया था। कुतुब मीनार को पूर्ण करने का काम जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावे उन्होंने दिल्ली में एक मंदिर को तोड़ करके कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने वर्तमान राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय
को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इससे पहले ये क्या था, एक संस्कृत विद्यालय है, और इसके बारे में भी हम पहले भी राजपूत कालीन भारत के इतिहास वाले वीडियो में बता चुका है कि विग्रह राज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से मस्जिद में उसे तब्दील कर दिया। ठीक है। वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान, जो पोलो कहते हैं हम लोग, ठीक है, खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो घोड़े से गिर जाता है, और जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होने के बाद जो है सो उसका जो उत्तराधिकार हुआ था वो आराम शाह हुआ था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। ठीक है। परंतु यह एक अयोग्य शासक था, और ये केवल 8 महीने के लिए ही गद्दी पर बैठ पाया था। 8 महीने तक ही गद्दी पर बैठ पाया था। परंतु इनकी अयोग्यता को देख करके कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम होता है इल्तुतमिश, जो उसका दामाद भी होता है, वो क्या करता है, आराम शाह की हत्या कर देता है और दिल्ली के गद्दी पर आसीन हो जाता है। कब? 1211 ईस्वी में। ठीक है। गद्दी पर बैठने के साथ ही सबसे पहले इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, उसको उन्होंने दिल्ली ले आया, यानी कि उन्होंने राजधानी को बदल दिया, लाहौर के जगह पर दिल्ली को ही राजधानी बना दिया। ठीक है। इसके अलावा गुलाम वंश इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का पहला शासक था जिसने क्या किया था, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो इन्होंने अपने सल्तनत या अपने सुल्तान बनने की वैलिडिटी जो है वो किससे लिया था, खलीफा से। आप लोगों को हम बता चुके हैं मुस्लिम इस्लाम के उदय वाले चैप्टर में कि मुस्लिम वर्ल्ड का जो उस समय में लीडर होता था वो खलीफा होता था, यानी पूरे दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो तो उसका लीडर सिर्फ एक होता था, और उसे हम खलीफा कहा जाता था। भले ही बादशाह जो होता था वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर नहीं होता, वो सिर्फ उसका शासन चलाना काम होता था। बाकी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए जो भी निर्णय लिया जाता था वो खलीफा के आदेश से ही लिया जाता था। तो इसने अपने सुल्तान की वैधता जो है वो खलीफा से स्वीकृति करवाया था कि हाँ वास्तव में सुल्तान के लायक है, इसे सुल्तान बनना चाहिए। सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने अपने शासन में सहयोग के लिए 40 तुर्क सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे तुर्क ए चिहलगान कहा जाता था। दोस्तों, इल्तुतमिश जब शासक बना, उन्होंने अपने शासन में मदद करने के लिए 40 तुर्क, ये भी तुर्क था, और हमने बताया था कि मोहम्मद गौरी भी तुर्क था, और भारत में इस्लामिक शासन के जो स्थापना करने का श्रेय जाता है वो तुर्क लोगों को ही जाता था। इन्होंने अपने विश्वास पात्र लोगों के 40 तुर्क सरदारों को जो है वो एक गुट तैयार किया, जिसका मुख्य काम था इल्तुतमिश के शासन में सहयोग करना, जिसे तुर्क ए चिहलगान कहा जाता था। हालांकि बाद में ये लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और इतना पावरफुल हो जाते हैं कि सुल्तान निर्माण यानी किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश ने क्या किया, इनके द्वारा इनके साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते थे इसको उन्होंने कई भागों में बांट दिया, और उसे इक्ता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो प्रमुख होता था उसको इक्तेदार कहा जाता था, और उसकी सेवाओं के बदले में उनसे भूमि दिया जाता था, जमीन दी जाती थी एक निश्चित मात्रा में, कि आपकी सेवा के बदले आपको इतना जमीन दिया जाता है, आप इससे राजस्व वसूल कीजिए और उससे आप अपना भरण पोषण कीजिए। ठीक है। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार को बनवा कर जो है वो क्या क्या पूरा करवाया, जिसका निर्माण जो है उसका निर्माण करने का शुरुआत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था, परंतु इसको पूर्ण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए, और इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए वो चांदी और तांबा के सिक्के थे। चांदी का जो सिक्का होता था उसको टका, तथा तांबे का जो सिक्का होता था उसको जीतल कहा जाता।
दोस्तों इन्हीं के इल्तुतमिश के समय में क्या होता है कि ख्वारिज्म का एक राजा होता है जिस पर मंगोलों ने हमला कर दिया, और वहां का शासक जो है जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो दिल्ली के तरफ भागा इल्तुतमिश से शरण मांगने के लिए। परंतु यहाँ पर इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मंगबरनी को शरण नहीं दिया, जिस कारण से क्या हुआ कि मंगोलों के आक्रमण से ये बच गया, इसलिए अपने क्षेत्र को मंगोलों के आक्रमण से बचाने में सफल हो पाया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपने मृत्यु से पूर्व ही अपने उत्तराधिकार की घोषणा जो है वो कर दिया था। वो इसलिए कि इसका जो भी पुत्र था उसमें से जो बड़ा पुत्र था, जो काबिल था, लायक था, उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके अलावा इनके जो भी पुत्र होते हैं वो योग्य नहीं होते, काबिल नहीं होते, अयोग्य होते। तो इनको पता चल जाता है कि सब तो बकलुलवा है, तो इस सब से तो कुछ होगा नहीं, तो इन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को ही उत्तराधिकार घोषित कर देता है कि मेरे बाद जो अगला शासक होगा या शासिका कह लीजिए वो रजिया सुल्ताना होगी। ठीक है, देखिए इतनी बड़ी बात थी। अभी भी अगर हम लोग अपने सोसाइटी में देखते हैं तो महिलाओं को वो राइट, पुरुषों के बराबर राइट्स नहीं है, जो एक सच्चाई है। और सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर आज से लगभग 2023 और ये 1200 ईस्वी के आसपास की बात है, तो मान लीजिए आज से 1000 साल पहले अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है तो उसे कितना प्रोग्रेसिव सोच माना जाना चाहिए। ठीक है, परंतु 1236 ईस्वी में जो है वो इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, परंतु हालांकि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्ताना को जो है वो अपना उत्तराधिकार घोषित कर देता है, परंतु इसके दरबार में जो तुर्की सरदार लोग यानी इसके प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि कोई महिला हम पर कैसे शासन कर सकती है। अब अभी का ही सिनारियो देख लीजिए तो महिलाओं का क्या हमारे सोसाइटी में स्थिति है, और आज से 1000 साल 1200 साल पहले की स्थिति तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि तुर्की सरदारों ने मिल करके रजिया सुल्ताना के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, और इल्तुतमिश का जो एक बेटा होता है इसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको क्या करता है सुल्तान घोषित कर देता है और उसको राजा बना देता है। परंतु ये रुकनुद्दीन फिरोज जो होता है ये अयोग्य शासक होता है, इससे राज्य संभल नहीं पाता है, राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है। और इसके साथ ही रुकनुद्दीन फिरोज जो होता है वो एक कठपुतली शासक होता है, और इसके शासनकाल में इसकी माँ जिसका नाम था शाह तुर्कान, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत ही क्रूर महिलाएं होती है, वो ज़्यादा टैक्सेज लगा देती है अपने जनता पर, जो है कई तरह के अत्याचार करती है, जिस वजह से क्या होता है कि जनता आक्रोशित हो जाती है। एक तरफ ये सब तो हो ही रहा था, दूसरी तरफ रजिया सुल्ताना जो है वो क्या करती है, पब्लिक के पास चली जाती है और वहां लोगों से कहती है कि भैया देखिए मेरे पिता ने तो हमें अपना उत्तराधिकार घोषित किया था, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र करके इसे शासक बना दिया, तो मैं आप लोगों के सामने न्याय मांगने आई हूँ। और वो लाल वस्त्र धारण करके लोगों के पास न्याय मांगने के लिए जाने लगती है। इसके वजह से क्या होता है कि जनता का समर्थन धीरे धीरे रजिया सुल्ताना को मिलना शुरू हो जाता है, और तुर्क सरदार जिन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया था वो लोग भी रुकनुद्दीन फिरोज से रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ क्योंकि ये लोग तो सोच के उसको बनाता है कि ये तो अयोग्य है, ये हम लोगों के इशारे तक काम करेगा, परंतु उसके शासन पर उसके माँ का प्रभाव ज्यादा हो जाता है और इन लोगों की महत्व उतनी नहीं होती है। तो ये लोग भी रुकनुद्दीन फिरोज को जो है वो शासन से हटाना चाह रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर लाल वस्त्र पहन के जाने का जो उद्देश्य होता है, उस समय में इल्तुतमिश के शासनकाल में जिस व्यक्तियों को भी न्याय
मांगना होता था तो वो लाल वस्त्र पहन करके बादशाह के सामने उपस्थित होता। तो इसी परंपरा को रजिया सुल्ताना ने भी फॉलो किया और लाल वस्त्र पहन के जनता के बीच न्याय मांगने के लिए चली गई। इस वजह से क्या हुआ, जनता ने जो है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे गद्दी से हटा दिया गया और रजिया सुल्ताना को जो है वो शासक के सुल्तान के रूप में स्थापित कर दिया गया। रजिया सुल्ताना जो थी वो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। उन्होंने की दिल्ली के जो सुल्तान, जितने भी सुल्तान हुए उनमें प्रथम मुस्लिम शासिका जो हुई वो रजिया सुल्ताना हुई। ठीक है। अब यहाँ एक और घटना होता है, तुर्की सरदार लोग रजिया सुल्ताना को शासक तो बना देता है और उन लोगों की ये महत्वाकांक्षा होती है कि रजिया सुल्ताना ठीक है, ये तो महिला है, ये क्या ही कर लेगी, इसको बस नाम मात्र के लिए हम लोग गद्दी पर बैठा देते हैं, बाकी शासन हम लोग चलाएंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है। रजिया सुल्ताना काफी योग्य महिला होती है। उन्होंने बिल्कुल पुरुषों की भांति वेशभूषा धारण करना शुरू कर देता है और शासन को अपने हाथ में ले लेती है। साथ ही रजिया सुल्ताना क्या करती है, इनको पता होता है कि अगर ये जो तुर्क सरदार तुर्क चहलगानी है, जो उसके पिता के द्वारा ही जिसका गठन किया गया था, ये लोग अगर शक्तिशाली बने रहेंगे तो कभी भी हमें सही से शासन नहीं करने देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि तुर्क सरदारों के बीच में ही फूट डालने का प्रयास किया और गैर तुर्क सरदार लोगों को आगे बढ़ाना शुरू किया ताकि ये जो तुर्क सरदार लोग हैं इनकी शक्तियों में कमी आए। और इसके अंतर्गत उन्होंने एक गैर तुर्क, जिसका नाम होता है जलालुद्दीन याकूत, को एक प्रशासनिक पद दे देता है जिसे अमीर ए आखुर कहा जाता है। इसका मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान, यानी कि घोड़ा का जो विभाग होता है, घोड़ा से संबंधित विभाग जो होता है उसका प्रमुख बना देती है। ठीक है। इससे जो अमीर वर्ग होते हैं, सरदार, तुर्की सरदार लोग होते हैं, वे रजिया सुल्ताना से काफी नाराज हो जाते हैं और साजिश रचना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से इनको गद्दी से हटा दिया जाए। इसी क्रम में एक और घटना घटती है। ये घटना ये होती है कि इसका जो एक अमीर होता है, सूबेदार, अमीर, सरदार, ये सब एक ही चीज होता है, अलग अलग नाम दिया गया है। वास्तव में इन सबको अभी आप अभी के समय के गवर्नर से तुलना कर सकते हैं, जो केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में होता है। तो उस वक्त में शासन विकेंद्रीकृत तो थी नहीं, राज्य उनका जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसकी तो कोई शक्ति होती नहीं थी, सारा पावर केंद्रीकृत होता था, पावर सेंट्रलाइज होता, एक व्यक्ति के हाथ में होता था। तो अब बहुत बड़े क्षेत्र का वो मालिक होता, तो एक जगह से बैठ के सारे क्षेत्र का नियंत्रण करना संभव नहीं होता था। तो कई प्रशासनिक इकाइयों में अपने राज्यों को बांट करके अपने विश्वास पात्र लोगों को वहां के केयरटेकर बना दिया जाता था, उसी को ही सरदार, मालिक, ठीक है, सूबेदार इत्यादि कहा जाता था। तो इसी तरह का एक सूबेदार होता है अल्तुनिया, जो क्या करता है कि पंजाब के क्षेत्र में भटिंडा का वो सूबेदार होता है और वहां पर क्या करता है, ये विद्रोह कर देता है। जैसे उसे ये पता चलता है कि भाई केंद्र में जो है अभी जो शासक या शासिका है उसकी स्थिति कमजोर है, वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो हमसे मुकाबला कर सके, तो क्यों ना हम अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करवा के एक अलग राज्य की स्थापना कर लें। इस मंशा से अल्तुनिया जो है वो क्या करता है, विद्रोह कर देता है। जैसे ही ये खबर रजिया सुल्ताना को लगती है तो रजिया सुल्ताना अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए उसका जो विश्वास पात्र लोग और कुछ सेनाओं को लेकर के, जिसमें याकूत भी होता है जिसे ये अमीर याकूर का पद दिया रहता है, इन सबको लेकर के विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब की तरफ कूच करती है और अल्तुनिया और इनके बीच में एक लड़ाई होती है। और इन लड़ाई में इनका जो रजिया सुल्ताना का जो सहयोग होता है याकूत, उसकी हत्या कर दी जाती है और रजिया सुल्ताना को भी बंदी बना लिया जाता है। अब जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंचती है तो तुर्की सरदार लोग तो इसको सत्ता से हटाना चाह ही रहा था,
तो इस अवसर का लाभ उठा करके इन लोगों ने क्या किया, इल्तुतमिश का एक और पुत्र होता है बहराम शाह, उसको गद्दी पर बैठा देता है और उसे सुल्तान घोषित कर देता है। अब रजिया सुल्ताना यहाँ पर एक खेल खेलती है, यानी खेल क्या, ये अपनी एक कूटनीति का परिचय देती है। ये अल्तुनिया को बुलवाती है और कहती है कि देखो, मुझे बंदी बना लेने से तुम्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, हम दोनों लोग जो है वो आपस में शादी कर लेते हैं और दिल्ली पर के गद्दी पर हम लोग ना दावा ठोकते हैं, कब्जा करते हैं, और तुम एक क्षेत्र का सुल्तान बनना चाहते हो, तुम्हें पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान बना दे। अल्तुनिया रजिया सुल्ताना के इस बात में आ जाता है और वो रजिया सुल्ताना से शादी कर लेता है, और फिर ये दोनों मिल करके दिल्ली पर हमला करता है बहराम शाह के विरुद्ध। परंतु इसमें रजिया सुल्ताना की जो है वो हार हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि सेंट्रल के शक्ति के सामने में स्टेट की शक्ति जो है वो कभी टिक नहीं पाएगी। अब आप ही देख लीजिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए बिहार राज्य का लड़ाई हो जाए केंद्र सरकार के साथ, तो केंद्र की तरफ से कौन लड़ने आएगा? जो सेंट्रल मिलिट्री है, आर्म फोर्स है। और बिहार की तरफ से कौन लड़ने जाएगा? बिहार पुलिस। तो आर्मी के सामने में बिहार पुलिस कितना देर मुकाबला कर पाए? ये संभव ही नहीं है। तो इसी तरह से क्या हुआ, तो अल्तुनिया क्या था, एक राज्य का सूबेदार ही तो था, तो उसकी सेना तो राज्य की सेना ही थी, पुलिस की तरह थी। और इसके पास बहराम शाह के पास क्या था? सेंट्रल का सेना था, केंद्रीय सेना। तो इस वजह से क्या होता है, रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया इस युद्ध में पराजित हो जाता है और ये लोग भाग जाता है। भागने के क्रम में कैथल नाम की एक जगह पर ये दोनों थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। उसी समय डाकुओं का एक दल उस रास्ते से गुजरता है, और जब रजिया सुल्ताना को देख, चुकी ये तो राजकुमारी थी, शासिका थी, तो इसके शरीर पर बहुत सारे गहने जेवर इत्यादि लदे हुए थे। उसको देख करके डाकुओं ने इन लोगों के को लूटता है और दोनों की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार रजिया सुल्ताना का शासन का जो है वो अंत हो जाता है। रजिया सुल्ताना के अंत हो जाने के बाद दिल्ली का शासक जो है वो बहराम शाह 1240 ईस्वी तक बना रहता है। परंतु ये भी एक अयोग्य शासक होता है तथा इनके शासन काल में तुर्की सरदारों का ही पावर चलता है। वास्तविक शक्ति जो है वो तुर्क के चहलगानी के हाथों में ही होता है। यही लोग पूरे शासन चलाते हैं। बस ये बहराम शाह जो है वो नाम मात्र का शासक होता है। बहराम शाह के बाद अल्लाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है वो शासक बनता है। और इस वजह से क्या होता है कि गुलाम वंश का जो है सो काफी ज्यादा गुलाम वंश में अव्यवस्था फैल जाती है, हर तरफ षड्यंत्र का माहौल होता है। ठीक है, तो इसी अवसर का फायदा उठाता है बलबन, जो कि वही तुर्क के चहलगानी गुट जो होता है 40 सरदारों का, उसी में से एक होता है। ठीक है, और उन्होंने इस स्थिति को फायदा उठा करके खुद को क्या करता है, सुल्तान घोषित कर देता है और गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। चलिए, बलबन के शासन काल के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बलबन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तिगत जीवन भी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, बलबन जो था वो तुर्क कबीला का ही इल्वरी जाति का था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ये सब भी इल्वरी जाति का ही था। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था वो एक संपन्न परिवार में हुआ था, यानी अच्छा फैमिली में इसका जन्म हुआ था। परंतु होता क्या है कि बलबन जिस क्षेत्र में पैदा होता है वहां पर मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। कभी एक वीडियो, हालांकि एक हम मंगोलों पे भी बनाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए कि मंगोल लोग कौन थे। और बलबन का जो है बलबन को जो है ये मंगोल लोग अपने साथ अपहरण करके लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, मंगोल
लोग जब इसको ले गए तो इसको बसरा एक जगह है जहां जाकर दास के रूप में ख्वाजा जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति के हाथे बलबन को बेच देता है। ख्वाजा जलालुद्दीन जो होता है वो बलबन को पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके 1227 ईस्वी में दिल्ली ले आता है। और उस वक्त दिल्ली का सुल्तान जो होता है वो इल्तुतमिश होता है। और जब वो बलबन को देखता है, उसकी प्रतिभा को देखता है, तो वो उससे काफी प्रभावित होता है और बलबन को वो खरीद लेता है इल्तुतमिश। और आगे चल कर के इन्होंने अपने सैन्य कुशलता, अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इससे खुश होकर इल्तुतमिश जो है वो इसको गुलामी से मुक्त कर देता है और सरदार का पद देता है तथा तुर्क के चहलगानी का जब वो गठन करता है तो उसमें से एक पद बलबन को भी मिलता है। दोस्तों, अगर बलबन के वास्तविक नाम की बात करें तो इसका नाम बहाउद्दीन था और यह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम जो किया वो जो 40 दल यानी तुर्क के चहलगानी जो 40 सरदारों का एक दल था उसको भंग कर दिया, क्योंकि ये भी उसी का एक हिस्सा था। तो इसको पता था कि ये लोग अगर जब तक संगठित रहेंगे मुझे ठीक से शासन नहीं करने देंगे, तो इसको कमजोर करना आवश्यक है। तो इसीलिए इसने सबसे पहले उसी को भंग कर दिया। ठीक है। इसके साथ ही रजिया सुल्ताना या कह लीजिए इल्तुतमिश से लेकर के बलबन के बीच में इतने शासक छोटे छोटे समयों के लिए आए थे कि सुल्तान की प्रतिष्ठा में काफी ज्यादा गिरावट आ गई थी। जनता के नजरों में सुल्तान की प्रतिष्ठा जो है वो काफी गिर गई थी। तो बलबन ने सबसे पहले लोगों के दिल में सुल्तान के प्रति श्रद्धा या कह लीजिए कि ईमानदारी या डर कह लीजिए पैदा करने के लिए राजत्व का सिद्धांत को लागू किया, जिसे थ्योरी ऑफ किंगशिप भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और इस क्रम में इन्होंने कुछ काम ऐसे किए। सबसे पहले तो इन्होंने जनता को बताया कि भैया राजा के फैसला पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, क्योंकि राजा जो है वो अल्लाह के द्वारा तय किया गया हुआ व्यक्ति है। इसीलिए राजा के किसी भी फैसले पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावे इन्होंने अपने भौकाली दिखाने के लिए कह लीजिए कि कुछ दरबार में कुछ परंपराओं की शुरुआत करवाए, जिसे सिजदा और पावोश के नाम से जाना जाता है। सिजदा में मतलब होता था कि कोई जब दरबार में प्रवेश करता था तो वो घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाता था तथा पावोश पेट के बल लेट करके सुल्तान के पैरों को चूमता था। ठीक है। इसके अलावा बलबन ने अपने विरोधियों को समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुपालन किया। मतलब जो भी बलबन के विरोध में खड़ा होता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जो है वो बलबन के द्वारा चालू करवाया गया था, शुरू किया गया था कि मतलब जो भी विरोध करोगे भाई ये दुनिया से जाओगे। इस वजह से क्या हुआ कि लोगों के मन में सुल्तान के प्रति खौफ उत्पन्न हो गया। ठीक है। इसके अलावा बलबन ने जो है फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव जिसे नौरोज कहा जाता है, इसकी शुरुआत भी करवाया था। दोस्तों, और ये जितने भी चीज हम बताए हैं ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई एग्जामों में पूछा गया। लक्त एवं रॉ की नीति तो मतलब कई एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। किसने गुलाम वंश के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति का अनुपालन किया था, या ऐसे पूछ देगा गुलाम वंश के किस शासक ने या दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है सो लौह और रक्त की नीति का अनुसरण किया था, या सिजदा पागोश के बारे में पूछ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे बलबन ने जो है वो अपने सैनिकों के मजबूतीकरण पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उस वक्त मंगोलों के आक्रमण का चांस जो था वो पूरा पूरा भारत पर था, क्योंकि उस वक्त मंगोल इन्वेजन जो है सो पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। हर क्षेत्र पर मंगोल लोग जो है सो कब्जा कर रहा था।
तो मंगोल के आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने क्या किया था, अपनी सेना को मजबूती पर काफी ध्यान दिया और इन्होंने वित्त विभाग, जिसे दीवान विजारत कहा जाता था, उसको सैन्य विभाग से पहले, सैन्य विभाग भी उसी वित्त विभाग के अंतर्गत ही आता था, इन्होंने क्या किया कि दोनों के अलग अलग विभाग में कर दिया और सैन्य विभाग का नाम उसने दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज रखा। ठीक है, और इस तरह वह दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाने में सफल हुआ। दोस्तों, अगर बलबन के दरबार में रहने वाले कवि की बात करें तो इनके दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। दोस्तों, आगे चल करके बलबन की मृत्यु हो जाती है और बलबन के बाद कैकुबाद नाम का एक शासक शासन करता है। उसके बाद क्यूमर्स नाम का व्यक्ति जो है वो शासक बनता है और क्यूमर्स जो होता है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है, जिसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर दिया जाता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद।